लक्षण क्या लिखोगे बेटा? पृथक उत्तेजित। अभी वही टॉपिक चल रहा है, ध्यान रखना बेटा। ए, पृथक उत्तेजित जनित्र के अभिलक्षण, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेपरेटली एक्साइटेड। इसके कौन कौन से अभिलक्षण है बेटा? इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, हाँ। अच्छा, कौन कौन से अभिलक्षण है, आओ देखते हैं। ठीक है, हाँ। अब सबसे पहले तो सर कितने होते हैं ये अभिलक्षण, ये बता दो। अभिलक्षण यानी कि कैरेक्टर। जैसे आपको मेरे बारे में बताना है तो क्या है? सर अच्छे हैं, सर का नेचर अच्छा है, और जो भी आप चाहते हो। ठीक है, तो वो क्या है? अभिलक्षण, यानी कि उनकी प्रॉपर्टीज, है ना। उसी तरह बेटा इसके 3 अभिलक्षण होते हैं। कितने? 3। तो आओ बेटा, इसके इसके कुल कुल कितने होते हैं बेटा? 3 अभिलक्षण होते हैं। अभिलक्षण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अभी देखना बेटा, आप उसके मास्टर बन जाओगे। ठीक है, मैं बैठा हूं ना, बना दूंगा आपको। पहला क्या है बेटा? आंतरिक अभिलक्षण। देखो, अब मैं इसको याद करने का तरीका बताता हूँ। देखो, पहले किसी भी चीज के अंदर के अभिलक्षण को जानोगे कि नहीं? अंदर के अभिलक्षण को जानने का मतलब आंतरिक, है ना। तो इसका नाम क्या है? आंतरिक अभिलक्षण। अभी बताऊंगा, डोंट वेरी। पहला क्या है? आंतरिक अभिलक्षण। ठीक है, अच्छा, बहुत सही। अब जब अंदर की बातें हो गई है, तो बेटा अब क्या करोगे? इसके खुले सर्किट के अभिलक्षण बनाओगे, है ना। लेकिन चलो और अच्छे से मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले, अब देखो, कोई भी जनित्र है, सुनो, कोई भी जनित्र है, उसमें सबसे पहले कभी लोड नहीं लगाया तो बेटा इसको क्या बोलोगे? खुला बोलोगे कि नहीं? जब आपने लोड नहीं लगाया तो बेटा उसको खुला बोलोगे, है ना। तो बेटा पहला आप ये लिख दो, खुला अभिलक्षण, ताकि आपको सारी चीजें यही याद हो जाए। खुला अभिलक्षण। ठीक है, अभिलक्षण। ठीक है, अब दूसरा क्या होगा? जब बेटा इस जनित्र में लोड डाल दोगे ना, तो इसके अंदर की बातें करोगे कि इसका आंतरिक अभिलक्षण क्या है। तो दूसरा क्या होता है बेटा? आंतरिक अभिलक्षण। बहुत बढ़िया, आंतरिक अभिलक्षण। ठीक है, आंतरिक अभिलक्षण, बहुत सही। ठीक है, अभिलक्षण को इंग्लिश में बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज, है ना। उसके अलावा बेटा जब ये पूरा जनित्र बन जाएगा तो उसके बाहर के अभिलक्षण क्या देखोगे? कि टर्मिनल पेज पे क्या मिल रहा है, वोल्टेज कितना है, वो सारी चीजें। तो बेटा उसको कहते हैं बाह्य अभिलक्षण। क्या कहते हैं? बाह्य, यानी कि बाहरी अभिलक्षण, बाह्य अभिलक्षण। ठीक है, बहुत सही। ठीक, अब एक एक करके बेटा सारी चीजों को मैं आपको याद करा दूंगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए बस आप गौर से गौर लगा के देखना बेटा। पहला क्या है बेटा? आंतरिक अभिलक्षण। फर्स्ट क्या है आपका? आंतरिक आंतरिक अभिलक्षण। आंतरिक अभिलक्षण यानी कि इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स, आंतरिक अभिलक्षण। ठीक है, अच्छा, मुझे बताओ इसमें क्या करोगे बेटा? आंतरिक अभिलक्षण, मैं आंतरिक क्यों लिख रहा हूँ बार बार? पहला क्या लिखा है? खुला सर्किट। एक तो क्या मेरे को आदत डायरेक्ट पहले आंतरिक पढ़ाने की ना, इसलिए। चलो, तो पहला क्या है बेटा? खुला अभिलक्षण। तो पहला क्या है? खुला खुला परिपथ अभिलक्षण। मुझे बताओ बेटा, जब आपने, ये आपकी एक मशीन है, और इस मशीन में जब आप खुला सर्किट परिपक्षण कर रहे हो, तो बताओ लोड में कोई करंट जाएगी? तो आप बोलोगे सर लोड में कोई करंट नहीं जाएगी। बोलो, खुले सर्किट के अंदर लोड में करंट जाएगी क्या? नहीं जाएगी। तो बेटा कौन सी लॉस दोगे? सोचो भाई, अगर लोड में धारा जाती तो क्या लेते? कॉपर लॉसेस लेते। और लोड में धारा नहीं जा रही, मतलब कौन सी लॉस निकालोगे? कोर लॉसेस। और कोर को क्या बोलते हैं बेटा? चुंबकीय अभिलक्षण। तो इसका दूसरा नाम क्या है? इसे चुंबकीय अभिलक्षण भी कहा जाता है। इसे इसे चुंबकीय अभिलक्षण कहा जाता है। चुंबकीय अभिलक्षण याद हो गया ना? बस ऐसे याद करना बेटा, इसे चुंबकीय अभिलक्षण भी कहा जाता है। अच्छा सर, चुंबकीय अभिलक्षण तो हो गया। सर इसका नाम एक और सुना है। ठीक है, तो देखो बेटा, ये अभिलक्षण क्यों करना है? क्योंकि देखो, हर एक कोर की एक लिमिट होती है मैग्नेट बनाने की। मैंने आपको पढ़ाया था, देखो याद करो, मैग्नेट वाला चैप्टर जब मैंने आपको पढ़ाया था, हर किसी मटेरियल की एक लिमिट होती है। तो बेटा उसको क्या बोलते हैं? संतृप्तता। तो इससे क्या है बेटा? इसकी कैरेक्टरिस्टिक को नो लोड संतृप्तता परीक्षण भी कहते हैं। तो बेटा इसे क्या करोगे? इसे नो लोड, इसे नो लोड, यानी कि लोड के बिना। नो लोड का मतलब क्या है बेटा? लोड के बिना, नो लोड क्या? संतृप्तता, यानी कि सैचुरेशन। सब समझ में आ गया बेटा? सैचुरेशन मैंने चुंबक में पढ़ा है बेटा, पहले चुंबक पढ़ना फिर मशीन पढ़ना, फिर बता रहा हूँ। नो लोड संतृप्तता परीक्षण भी कहते हैं। परीक्षण भी कहते हैं बेटा। ये सारी चीजें ध्यान रखो, इसलिए चुंबक पढ़ो। जो भी आप पहली बार डायरेक्ट पढ़ रहा है बेटा, उसको भी बोल रहा हूँ पहले चुंबक पढ़ना। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, बहुत सही। अब मुझे ये बताओ, अब जब ये खुला परिपथ परीक्षण है, तो खुले परिपथ में बेटा मुझे बताओ, ये खुला परिपथ है तो क्या यहाँ लोड करंट आएगी? नहीं। अच्छा, क्या सर यहाँ पर आर्मेचर करंट आएगी? सोच के बताओ, आर्मेचर करंट आएगी क्या? आप बोलोगे नहीं सर, ये खुला है, खुले सर्किट में तो सिर्फ मैं फील्ड पर ही सप्लाई दे रहा हूँ, सिर्फ फील्ड पर सप्लाई दे रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या आएगी बेटा? मेरी फील्ड करंट आएगी। सर आपने तो याद करा दिया, बिल्कुल बेटा, मेरा यही काम है। बहुत सही। अब जब ये खुला सर्किट है तो क्या इसमें टर्मिनल वोल्टेज आएगी? नहीं आएगी। तो क्या आएगी? अरे ये आएगी, यानी कि जनरेटेड ईएमएफ आएगी। तो यह वक्र किसके मध्य खींचा जाएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तो यह वक्र बेटा किसी को याद नहीं होता, लेकिन आपको याद हो जाएगा। यह वक्र, इसमें IF यानी कि फील्ड धारा, यह वक्र फील्ड धारा क्या है बेटा? IF तथा तथा कौन सी वोल्टता बेटा? जनरेटेड वोल्टता, यानी कि नो लोड पर आर्मेचर के विद्युत वाहक बल के मध्य खींची जाएगी। यानी कि नो लोड तथा नो लोड जनित विवाब को, यानी कि विद्युत वाहक बल। ठीक है बेटा, विवाब यानी कि EG के मध्य खींचा
जाता है। ये लो बेटा, आपको जो भी पॉइंट पूछा जाता है क्वेश्चन में, मैंने आपके पास लिख दिए हैं। ठीक है, अब देखो बेटा, आपके लिए ये किसके मध्य खींचोगे बेटा? भाई जहां आप धारा डालोगे तभी वोल्टेज बनेगी, या पहले वोल्टेज बनेगी फिर धारा डाल दोगे? बताओ भाई। आपका ईजी बनेगा, आपका ईजी बनेगा वो ऐसे ही बन जाएगा? नहीं, पहले आप क्या करोगे, इसके अंदर फील्ड धारा डालोगे। तो जो भी चीजें डालते हैं ना बेटा, यानी कि ये ईजी का मान जो है वो किस पर निर्भर कर रहा है? वो आई एफ पर निर्भर कर रहा है, और जिस पर भी निर्भर करता है बेटा उसको रखते हैं एक्स एक्सिस पे, और जिसका मान होता है उसको रखते हैं वाई एक्सिस पे। ठीक है, यही सरल की इक्वेशन है ना, सरल रेखा की वाई बराबर एम एक्स प्लस सी, है ना ये। अब सुनना बेटा, यानी कि यहाँ पर मेरी क्या है? फील्ड धारा, यानी कि ये क्या है? फील्ड धारा। बहुत सही, बहुत आसान हो जाएगी बेटा ये। अच्छा, और वाई एक्सिस पे कौन हो जाएगी? वाई एक्सिस पे हो जाएगा बेटा ईजी, यानी कि विद्युत वाहक बल, नो लोड विद्युत वाहक बल। ठीक है, अब देखना बेटा बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक, अब देखो मैंने क्या बोला है, इसे नो लोड संतृप्तता परीक्षण भी कहते हैं। यानी कि एक समय के बाद आपकी जो ये फील्ड पोल होती है ना बेटा, ये भी सैचुरेट हो जाती है। ठीक है, तो जब तक सैचुरेट नहीं होगी, सुनना बेटा, जब तक सैचुरेट नहीं होगी। अब सर आपने ये यहाँ से क्यों चालू किया है? अभी बता रहा हूँ बेटा, 2 मिनट रुको तो सही। पहले तो क्या होगा, जैसे जैसे मेरी धारा बढ़ेगी वैसे वैसे मेरा ई भी बढ़ेगा, लेकिन एक समय के बाद ये क्या हो जाएगा बेटा, पूरी तरह से सैचुरेट हो जाएगा। यानी कि ये पोल जो है मेरा पूरी तरह से, ये मेरा पोल है ना बेटा, ये पोल पूरी तरह से मैग्नेट बनाना बंद कर देंगे, है ना। उसको कहेंगे बेटा नो लोड सैचुरेशन। ठीक है, नो लोड सैचुरेशन। तो ये तो आगे संतृप्तता। ठीक है सर, यहाँ तक हमें समझ में आ गया, बहुत सही। अब सुनना सर, मुझे एक चीज समझ में आई, इसका गैप क्यों दिया? अरे मैंने यही तो बोला है कि प्रत्येक पदार्थ, भाई फील्ड पोल किससे बना है? लोहे में, और लोहे में खुद का चुंबकत्व होता है कि नहीं? बेटा यही तो समझाया था मैंने, रिटेंटिविटी, यानी कि उसका खुद का धारणशीलता। तो बेटा ये इतना जो है वो क्या बताता है? वो धारणशीलता को बताता है, कि यानी कि किसी के अंदर कितनी धारणशीलता है, कितना मैग्नेटिज्म है बेटा, इसलिए चुंबक पढ़ो। समझ में आया? तो ये धारणशीलता को बताता है, यानी कि इतना तो उसके पास ऑलरेडी धारणशीलता है। तो बेटा इस अवस्था को क्या बोला जाता है? ए और बी, और ये अवस्था क्या है बेटा? सी। ठीक है, तो यहाँ से पूछा जाता है बेटा ए और बी की अवस्था क्या है? तो आपसे पूछेगा पृथक उत्तेजित में ए और बी की अवस्था क्या है? तो आप बोलना बेटा रेखीय अवस्था है। क्यों? क्योंकि ये सरल रेखा की इक्वेशन है, ये देखो सरल रेखा की इक्वेशन है। तो बेटा इसको क्या बोलते हैं? रेखीय अवस्था। रेखीय अवस्था बता दोगे? बिल्कुल बता देंगे, रेखीय अवस्था, बहुत सही। अच्छा, आपसे पूछेगा बी और सी की किसकी अवस्था है? तो बेटा बी और सी कौन सी अवस्था है? आपसे क्या बोला है? संतृप्तता बिंदु, संतृप्तता परीक्षण। तो बेटा ये क्या है? संतृप्तता अवस्था, यानी कि इसके बाद पोल मेरे क्या होंगे? सैचुरेट। इसको बोलते हैं बेटा संतृप्तता अवस्था। बोलो, ये 2 पॉइंट बता दोगे? पक्का ये 2 पॉइंट बता दोगे? तो बेटा अगर आपने ये 2 पॉइंट बता दिए ना, तो आपको ये परीक्षण अच्छे से समझ में आ चुका है। ठीक है, और जैसे ही सैचुरेट हो जाएगा ना बेटा, तो मेरी गति क्या हो जाएगी? नियत हो जाएगी। तो ध्यान रखना बेटा, ये जो है ना, इस अवस्था में बेटा क्या हो जाएगी? आपकी गति भी निश्चित हो जाएगी, गति भी निश्चित हो जाएगी, नियत हो जाएगी। ठीक है, अब गति नियत होगी तो स्वाभाविक सी बात है आपका ईएमएफ भी नियत बन जाएगा। ठीक है, तो ये देखो बेटा, आसानी से आपने पूरा के पूरा खुला परिवर्तन को खोल के रख दिया। क्या है बेटा? इसे चुंबकीय अभिलक्षण कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये फील्ड पोल के बारे में जानकारी देता है। बेटा इसे क्या बोलते हैं? नो लोड अभिलक्षण। क्यों? क्योंकि ये खुला रहता है। बेटा इसको क्या बोलते हैं? वक्र को फील्ड धारा और जनित ईएमएफ के मध्य खींचा जाता है। ठीक है, समझ में आया? और अंत में जाके बेटा आपसे पूछेगा ए और बी के मध्य क्या है? तो ए और बी को कहते हैं रेखीय अवस्था, और बी और सी को क्या बोलते हैं? संतृप्तता अवस्था। ठीक, तो इस तरह से बेटा आपने हर चीज को बारीकी से अध्ययन कर लिया। बोलो आया कि नहीं आया? आ गया। चलो अब हम पढ़ते हैं बेटा आंतरिक अभिलक्षण, दूसरा नंबर, आंतरिक अभिलक्षण। ठीक है, कोई दुख दर्द हो तो बता देना। आंतरिक आंतरिक अभिलक्षण, आंतरिक अभिलक्षण, आंतरिक का मतलब अंदर के अभिलक्षण, है ना। जैसा अपन बोलते हैं ना, आदमी दिखे तो बढ़िया लेकिन मन बड़ा कड़वा है। तो बेटा ये क्या होता है? मशीन के अंदर हम आंतरिक अभिलक्षणों के बारे में बात कर रहे होते हैं। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा, जब किसी भी मशीन के आंतरिक गुणों के बारे में बात करते हैं ना, जब किसी मशीन के आंतरिक गुणों के बारे में बात करते हैं ना, तो बेटा इसकी पूरी जानकारी हो जाती है। यदि किसी व्यक्ति के बारे में हम अंदर की बातें सारी जानते हैं ना, तो बेटा इसकी पूरी जानकारी हो जाती है। तो बेटा इसे क्या बोला जाता है? इसी अभिलक्षण को क्या बोला जाता है बेटा? पूर्ण अभिलक्षण बोला जाता है। पूर्ण अभिलक्षण कहा जाता है, पूर्ण अभिलक्षण कहा जाता है। ठीक है, ये पूछा जाता है बेटा, क्वेश्चन ध्यान रखना, इसी अभिलक्षण को क्या बोलोगे? पूर्ण अभिलक्षण बोलोगे। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, अब सवाल आता है ये किसके मध्य खींचा जाएगा? मुझे बताओ। अब जब आपने फील्ड के अंदर धारा दे दी, तो अब क्या जनरेट होगी बेटा? इसके फील्ड के अंदर जैसे ही होगी, तो बेटा इसके अंदर क्या लोड धारा के बारे में बात होगी? नहीं, ये अंदर की बात है तो इसके बारे में बात नहीं होगी। क्या सर इसमें फील्ड के बारे में बात होगी? नहीं बेटा, फील्ड में नहीं होगी। क्यों? क्योंकि फील्ड तब होती है जब ओपन होता है। तो किसके बारे में बात होगी? इसमें होगी बेटा आपके आर्मेचर के बारे में, यानी कि आईए के बारे में। ठीक है, क्योंकि अंत में बनना तो आर्मेचर में ही ईएमएफ है ना। ठीक है, उसके अलावा किसमें हो गया आपका? वही प्रेरित विद्युत वाहक के बल के बारे में, है ना, क्योंकि आंतरिक अभिलक्षण इसी से खींचोगे। तो यह वक्र किसके बीच में खेला जाता है? तो यह वक्र साथियों, यह वक्र आपके, यह वक्र आर्मेचर धारा, आर्मेचर आर्मेचर धारा यानी कि आईए तथा तथा किसके मध्य? ये देखो, जनित विद्युत वाहक बल, यानी कि प्रेरित प्रेरित या जनित विद्युत वाहक बल के मध्य खींचा जाता है। विद्युत वाहक बल के मध्य क्या किया जाता है बेटा? खींचा जाता है। आसान हो गया ना, खींचा जाता है। बेटा बेहद आसान है, बस आप चीजों को तरीके से पढ़े, ये शर्त है। समझ में आया? समझ में आया क्या? आ गया पक्का? चलिए अब बेटा इसका जो वक्र है उसके लिए अपन बात कर ले, तो इसे क्या कहेंगे बेटा? पूर्ण वक्र कहेंगे। ये किसके मध्य होगा? आई ए तथा जनित विद्युत वाहक बल आई जी के मध्य। यहाँ लिख देता हूँ बेटा ई जी। अच्छा, तो ये वक्र होता कैसे है? दिखाऊं?
दिखाऊं बेटा ये वक्र कैसा होता है? तो आओ समझते हैं बेटा। देखो सबसे पहले ये वक्र मैंने खींचा, अब वही चीज है बेटा, किसके सापेक्ष ये वक्र खींचा जाएगा? एक्स अक्ष पे कौन होगा? यहाँ पर देखो आर्मेचर धारा होगी तभी तो मेरा ई जी बनेगा, आर्मेचर होगी तभी तो ई जी बनेगा, बनेगा कि नहीं? हाँ, तो बेटा यहाँ पर क्या होती है? आई ए होती है, इसी आई ए को बोलते हैं आर्मेचर धारा। आर्मेचर धारा बोलो सही? हाँ सही। अब देखो वाई एक्सिस पे कौन होगी? आपका ईजी होगी। ईजी को क्या बोलते हो बेटा? प्रेरित धारा यानी कि ईएमएफ। ठीक है, बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान है। ठीक है, अब देखना आराम से इस चीजों को देखो, आपको चीजें समझ में आने लगेगी। देखना एक इक्वेशन होती है बेटा, एन प्रोपोर्शनल टू ईबी अपॉन फाई होता है, बहुत सही, ईजी अपॉन फाई है ना। अब देखो यहाँ से अगर आप देखोगे तो क्या होता है बेटा? वी प्लस आई ए आर है ना, यही होता है। ठीक है, यानी कि इसमें क्या है बेटा? आई ए जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा ईजी का मान भी बढ़ने की तरफ कोशिश करेगा। अब देखना सुनना, सबसे पहले इसकी फील्ड अलग से उत्तेजित है कि नहीं? इसकी फील्ड अलग से उत्तेजित है, बिल्कुल है बेटा। तो अगर इस पे कोई भी लोड नहीं है तो बेटा आर्मेचर के साथ, भाई आर्मेचर में कोई भी लोड नहीं जुड़ा हुआ है, भाई ये आपकी मशीन है, ये आपकी मशीन है और ये इसमें शाफ्ट लगी हुई है और इससे लोड जुड़ता है कि नहीं? इससे ही लोड जुड़ता है। अगर मान लो ये लोड है ही नहीं, ये लोड है ही नहीं, तो बेटा जो मेरा ईएमएफ है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा कि नहीं? वापस समझो बेटा, आर्मेचर में, भाई आर्मेचर के अंदर आपका क्या है? लोड जुड़ा हुआ है। ये आर्मेचर के अंदर शाफ्ट होती है, इस शाफ्ट के अंदर आपका लोड जुड़ा हुआ होता है। अगर मान लो ये लोड है ही नहीं, अगर मान लो ये लोड है ही नहीं, तो बेटा जो जनरेट ईएमएफ है वो हमेशा कांस्टेंट होगी कि नहीं? होगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बेटा कोई ना कोई ड्रॉप नहीं है, यहाँ कोई भी ड्रॉप नहीं है और बेटा यहाँ पर क्या है? आपका ड्रॉप है। ठीक है, यहाँ पर आईए में कुछ ना कुछ ड्रॉप होगा, इसलिए देखो यहाँ पे जैसे, वापस समझो बेटा, आराम से देखो, आराम से एक ही बार में ऐसा पढ़ो कि मस्त मजा आ जाए। देखो ये आर्मेचर है, आर्मेचर से शाफ्ट जुड़ी हुई है। ठीक है, अब देखना बेटा, यहाँ पर मैंने एक लोड लगाया तो देखो यहाँ से जो धारा जाएगी ना आर्मेचर, वो कुछ ना कुछ ड्रॉप कराएगी, है ना। तो बेटा यहाँ पे देखो कुछ ना कुछ ड्रॉप होगा। ठीक है, अब देखना, अब एक आर्मेचर है जिसकी शाफ्ट पे कोई लोड लगा हुआ ही नहीं है। अगर यहाँ पे शाफ्ट पे लोड है ही नहीं, यानी आर का मान जीरो, यानी कि आई ए का मान कितना हो गया बेटा? जीरो। यानी कि जो मेरा ईएमएफ बन रहा है वो पूरा के पूरा यहाँ आएगा कि नहीं? तो देखो बेटा, जब नो लोड की स्थिति होगी, नो लोड की स्थिति होगी, ठीक है, और बेटा उस समय क्या होगा? नो लोड में ईएमएफ हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा। ये स्थिति क्या कहलाती है बेटा? ये स्थिति कहलाती है नो लोड की स्थिति। ये कौन सी स्थिति है? नो लोड स्थिति। बोलो समझ में आया बेटा? बहुत आसान है, मशीन पढ़ाने वाला होना चाहिए। ठीक है, समझ गए? बहुत सही। अब देखो बेटा, जब आर्मेचर में मैंने लोड लगा दिया, यहाँ पर मैंने लोड लगा दिया, ये क्या है? स्थिति कौन सी के लिए बेटा? ये भी, ये पहले वक्र के लिए है ना। मैं एक नंबर ले देता हूँ, तो एक नंबर के लिए स्थिति कौन सी है? ये। अब दो नंबर के लिए देखो बेटा, ये जब मैंने लोड लगा दिया तो इस आर्मेचर की क्या होगी बेटा? उल्टी प्रतिक्रिया होगी, है ना। तो आर्मेचर से कुछ ड्रॉप आ जाएगा, तो मेरा जो ईजी बनेगा ना बेटा, उस ईजी का मान कुछ घट जाएगा, कुछ कम होगा। कुछ कम होगा कि नहीं? कुछ कम होगा। क्यों? क्योंकि लोड लगा हुआ है आर्मेचर पे, है ना। तो बेटा जब इस पे लोड लग जाता है ना, तो इसका मान शुरू में तो होता है लेकिन बाद में कुछ घट जाता है। ये देखो, ये क्यों घटता है? क्योंकि इस आर्मेचर पे लोड लगा दिया मैंने, इस लोड के कारण कुछ ड्रॉप आ गया। ये ड्रॉप कितना आया? देखो इस ड्रॉप का मान देखो क्या है बेटा? ये है आई ए इंटू आर ए। ये क्या है बेटा? आर्मेचर ड्रॉप, आर्मेचर ड्रॉप। समझ में आया? हाँ, तो भाई ये ड्रॉप है ना बेटा, यहाँ पर लागू होता है और यहाँ पर क्या आता है बेटा? आर्मेचर हानियां आती है, आर्मेचर ड्रॉप आता है। ठीक है, अब आसान लग रहा है ना? हाँ, यही आर्मेचर ड्रॉप होता है बेटा, आई ए आर ए। और ये कब की स्थिति है? ये स्थिति नंबर आपकी 2 है। और कब की स्थिति हो गई बेटा? जब इसके ऊपर क्या है बेटा? कोई ना कोई ड्रॉप लगा है। और बेटा यही अभिलक्षण क्या कहलाता है? आंतरिक अभिलक्षण। तो इसी 2 नंबर वाले अभिलक्षण को क्या बोला जाता है बेटा? आंतरिक अभिलक्षण। आंतरिक अभिलक्षण। बोलो मजा आया क्या? मजा आया? ठीक है, ठीक है, ये आंतरिक अभिलक्षण। और ये ड्रॉप कब है? जब आर्मेचर पे मेरा लोड लगा हुआ है। ठीक है, ये देखो बेटा, तो आराम से आपने दूसरा अभिलक्षण भी समझ लिया, है ना। देखो आंतरिक अभिलक्षण किसका होता है बेटा? आर्मेचर का और इसका प्रेरित विद्युत वाहक बल ईजी का। ठीक है, हाँ, तो ये जो है ना आई आर है बेटा, ये ड्रॉप है। आसान से आपने समझ लिया, ठीक है, इसलिए बेटा बहुत आसानी से पढ़ा जाता है। ठीक है, अब तीसरा महत्वपूर्ण है बेटा बाह्य अभिलक्षण। कौन सा है? बाह्य अभिलक्षण। तो तीसरा महत्वपूर्ण क्या है बेटा? बाह्य अभिलक्षण। अच्छा, अभी देखो बेटा, आप खुद ही बताओगे बाह्य अभिलक्षण। लो, अब पहला क्वेश्चन तो यही है बेटा, बाह्य अभिलक्षण खींचा किसके बारे में जाता है? आओ जानते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले बाह्य अभिलक्षण है यानी कि बाहर की तरफ लोड लगा हुआ है, यानी ड्रॉप होगा, तो बेटा कुछ ना कुछ वोल्टेज में चेंज आएगा, तो क्या कहलाएगा? वोल्टेज रेगुलेशन निकलेगा कि नहीं? तो बेटा इसका दूसरा नाम क्या होता है? इसे वोल्टेज रेगुलेशन प्रदर्शन वक्र भी कहते हैं। इसे इसे वोल्टेज वोल्टेज रेगुलेशन रेगुलेशन इसे वोल्टेज रेगुलेशन प्रदर्शन यानी कि उसको दिखाने वाला, है ना, प्रदर्शन वक्र भी कहा जाता है। वक्र भी कहा जाता है। अब आसान लग रहा है ना बेटा पढ़ाई? हाँ, बस इसीलिए आसान लगती है, चीजें समझ में आने लग जाती है। ठीक है, चलिए बहुत सही। अब देखो वही आपकी मशीन है, वही आपका आर्मेचर है, वही आपका स्टेटर है। और देखो बेटा इसका अभिलक्षण किसमें होगा? ये बाहर का अभिलक्षण है। और बाहर क्या लगा होता है बेटा? लोड लगा होता है। लगा रहता है कि नहीं? हाँ। अब जब बाहर लोड लगा है तो बेटा मुझे बताओ, इस लोड के अनुसार कोई वोल्टेज आएगा कि नहीं? उसको क्या कहते हैं बेटा? टर्मिनल वोल्टेज। अरे बाहर का अभिलक्षण है। अब बताओ बेटा, ये बाहर के अभिलक्षण में इस लोड के अंदर कोई करंट कौन सी जाएगी? लोड करंट जाएगी। तो बेटा बाहर का ही अभिलक्षण है, तो ये अभिलक्षण किसके बीच में होता है? अब बाहर के अंदर आर्मेचर क्या करेगा? बाहर के अंदर आर्मेचर धारा क्या करेगी? बाहर के अंदर ये दूसरी सारी चीजें क्या करेगी? नहीं करेगी ना बेटा। तो बाहर तो क्या होगा? सिर्फ ये दो ही चीजें होगी, यानी कि वीटी और आरटी। यानी कि बाहर किसमें होगा बेटा? टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज तो टर्मिनल पर है, और दूसरा क्या होगा? ये लोड की धारा, लोड धारा। तो बेटा ये पूछा जाता है और अक्सर हम गलत करके आते हैं क्योंकि हम ढंग से पढ़ा नहीं करते हैं और सही टीचर से नहीं पढ़ पाते। लिखो बेटा, तो यह वक्र बेटा किसके बीच में? बाह्य अभिलक्षण यानी कि लोड, टर्मिनल वोल्ट और लोड धारा, टर्मिनल वोल्टता यानी कि वीटी तथा लोड धारा के मध्य खींचा जाता है। लोड धारा आईएल के मध्य
खींचा जाता है। आसान है ना? खींचा जाता है। आसान लग रहा है? ठीक है, बहुत सही, बहुत सही बेटा, यही पूछा जाता है। अब इसका ग्राफ खींच लेते हैं। ये लो बेटा, खींच लो। अब तो आप एक्सपर्ट हो, अब आप एक्सपर्ट हो, मान लो। देखो बेटा, इसके अंदर लोड धारा जाएगी, तभी तो मेरा टर्मिनल वोल्टेज आएगा, है ना? इसका मतलब जो ज्ञात होता है वो होता है x, जिसको ज्ञात करना होता है वो होता है y। तो बताओ x अक्ष पे किसको रखोगे? तो लोड धारा को x अक्ष पर रखा जाता है। तो बेटा यहाँ क्या रखोगे आप? लोड धारा, लोड धारा ये रखोगे बेटा, लोड धारा, इसको क्या कहोगे? IL। और यहाँ y एक्सिस पे आप क्या रखोगे? टर्मिनल वोल्टता। क्या रखोगे बेटा? टर्मिनल वोल्टता, जिसको क्या बोला जाता है? VT। ठीक है, अब देखना बेटा, पहली स्थिति ये देखो, स्थिति नंबर 1, ये मेरा क्या है? आर्मेचर है। इस आर्मेचर में मैंने बेटा कोई भी लोड नहीं रखा है, तो क्या आर है इसके पास? आर लोड है? नहीं। आर लोड नहीं है तो क्या धारा जाएगी यहाँ पर? नहीं। यानी कि जो मेरी वीटी डेवलप हुई है वही मेरे आगे भी चली जाएगी। बोलो मानते हो? मानते हो। तो इस अवस्था में बेटा मेरा वीटी हमेशा कांस्टेंट रहता है। ये कौन सी अवस्था है सर? तो ये पहली अवस्था है, इसको बोलते हैं नो लोड अवस्था। नो लोड अवस्था, अच्छा लग रहा है ना बेटा? हाँ, नो लोड अवस्था, बहुत सही। ठीक है, ये है बेटा पहली अवस्था। जब कोई भी लोड नहीं लगा है तो पूरी की पूरी वीटी मेरे आगे लग जाएगी। ठीक है, अब देखो बेटा, जैसे ही मैंने लोड लगा दिया, है ना, जैसे ही मैंने इस पे लोड लगा दिया, ये लो बेटा, जैसे ही मैंने इस पे लोड लगा दिया, ये देखो, अब गौर से देखना बेटा, तो यहाँ जैसे ही आरएल लगाया तो आईएल आया, और यहाँ से बेटा क्या आ गया? ड्रॉप आ गया, है ना? अब देखो, इस ड्रॉप के कारण ये वोल्टता थोड़ी सी गिर गई, है ना? अब सुनना बेटा, ये है दूसरी अवस्था, कब? जब मैंने लोड लगाया। और अब सुनना बेटा, इससे पहले मैंने एक और पढ़ी थी, कौन सी? आंतरिक अभिलक्षण। उसमें कौन सा ड्रॉप लगाया था बेटा? आर्मेचर का। ये देखो, ये कौन सा है बेटा? जब इसमें कोई लोड नहीं है लेकिन आर्मेचर का प्रतिरोध तो है ना, उस आर्मेचर के प्रतिरोध का ड्रॉप था, है ना? तो अब इसके आगे क्या आ जाएगा बेटा? देखो, इस तरह से ये अंदर की तरफ एक बना था, ये क्या है बेटा? ये 2 नंबर था ना आपका, इसको कहा बोला था आपने, जहां पे ये ड्रॉप आ रहा था, ये कौन सा ड्रॉप था बेटा? आर्मेचर का, आर्मेचर प्रतिरोध ड्रॉप, है ना? आर्मेचर का बेटा वो क्या है? IA इंटू RA ड्रॉप था। ठीक है, हाँ। और बेटा इस ड्रॉप, इसको क्या बोला था आपने? आंतरिक अभिलक्षण। क्या बोला था? आंतरिक अभिलक्षण, आंतरिक अभिलक्षण। ठीक है, अब बेटा ये जो ड्रॉप है ना, ये ज्यादा क्यों है? क्योंकि लोड का ड्रॉप है। ठीक है, तो बेटा तीसरा और महत्वपूर्ण क्या आ जाएगा? ये कौन सा ड्रॉप हो जाएगा? ये आपके वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। किसका? लोड का। तो बेटा पूछा जाता है ये क्या है? लोड का वोल्टेज ड्रॉप, लोड वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, हाँ। तो बेटा ये क्या है? लोड अभिलक्षण, यानी कि इसको आप कह सकते हैं लोड वोल्टेज ड्रॉप। और बेटा ये क्या है आपका? बाह्य अभिलक्षण। ठीक है, ये कौन सा हो गया आपका? ये लो, ये हो गया बेटा आपका बाह्य अभिलक्षण, यानी कि बाहर का अभिलक्षण, बाह्य अभिलक्षण। ठीक है, बस यही तो है बेटा, बहुत आसान। ठीक है, तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और ये 4 हो गया। ठीक है, तो बेटा इस तरह से आपने सारे के सारे अभिलक्षण को अच्छे से पढ़ लिया है। इस बाह्य अभिलक्षण को क्या बोलेंगे? वोल्टेज रेगुलेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ से ड्रॉप आएगा। ठीक है, हाँ, क्योंकि यहाँ से क्या आएगा? ड्रॉप आएगा। ठीक है, उससे पहले वाला बेटा ये किसके मध्य होता है? ये चुंबकीय अभिलक्षण। इसके अंदर बेटा कौन सा ड्रॉप आता है? आर्मेचर का ड्रॉप आता है। ये आर्मेचर का है, इसमें लोड नहीं है लेकिन आर्मेचर का तो ड्रॉप है ना। हाँ, ठीक, तो देखो इसको आर्मेचर ड्रॉप, बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान है। ठीक है, ये देखो पहला हो गया, ये आपने पृथक उत्तेजित की सारी चीजों को आपने अच्छे से पढ़ लिया। ठीक है बेटा, चलिए अब आप पढ़ते हैं बेटा स्व उत्तेजित। क्या? स्व उत्तेजित, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मुझे बताओ, क्या पृथक उत्तेजित के लिए अवशिष्ट चुंबकत्व की जरूरत होती है? तो आपका जवाब है बेटा कोई जरूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसकी फील्ड को बाहर से उत्तेजित करना पड़ता है ना। हाँ, तो लिखो बेटा, अगला लिखो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिखो, पृथक पृथक उत्तेजित जनित्र के लिए, जनित्र के लिए, पृथक उत्तेजित जनित्र के लिए किसी भी या पृथक उत्तेजित जनित्र के लिए कौन सा अवशिष्ट चुंबकत्व की जरूरत नहीं होती? अवशिष्ट चुंबकत्व की जरूरत कम होती है, जरूरत कम होती है। अब ये कितनी होती है? इसको आप ले सकते हो बेटा, लगभग 2 से 3% तक हो तब भी चलेगी, तक होती है, तक होती है। अब देखो बेटा, इसके बाद है अपना इंपॉर्टेंट, वो क्या है बेटा? ये तो था क्या? पृथक उत्तेजित जनित्र के लिए अवशिष्ट चुंबकत्व की जरूरत क्या होती है बेटा? कम होती है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी क्या होता है, इसको बाहर से आप मैग्नेटाइज कर देते हो। अब बेटा आपके लिए दूसरा है स्व उत्तेजित। चलिए आ जाओ समझते हैं बेटा, दूसरा क्या है? स्व उत्तेजित। दूसरा स्व उत्तेजित, ये आपका दूसरा पॉइंट है, स्व उत्तेजित। पृथक उत्तेजित को आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। ठीक है, आओ स्व उत्तेजित। अब इसके नाम से नहीं पता चल रहा बेटा, जैसा कि नाम से ज्ञात हो रहा है, इसकी पोल्स को कौन उत्तेजित करेगा? आर्मेचर करेगा, है ना? क्योंकि ये खुद से उत्तेजित होगा, यानी खुद की मशीन में जो होगा बेटा उसी से उत्तेजित होगा। ठीक है, तो बेटा यहाँ क्या लिखोगे? इसको लिखोगे बेटा कि इसकी जनित्र के फील्ड कोल को बाह्य उत्तेजना की जरूरत नहीं होती है। तो इस जनित्र के फील्ड पोल को, पोल को क्या? बाह्य, यानी कि बाह्य उत्तेजना की जरूरत नहीं होती, बाह्य उत्तेजना की आवश्यकता नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती है। ये नंबर 1 पॉइंट है और सबसे अच्छा पॉइंट है। अच्छा, अगर बाह्य उत्तेजना की जरूरत नहीं होती है तो बेटा इसका उत्तेजना करता कौन है? तो बेटा इसे उत्तेजित कौन करता है? इसे 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 उत्तेजित कौन करता है बेटा? खुद का आर्मेचर। इसे उत्तेजित करने के लिए केवल स्वयं के, ये देखो बेटा इसलिए इसका नाम रखा है स्व उत्तेजित, स्वयं स्वयं के आर्मेचर की जरूरत होती है, स्वयं के आर्मेचर
के आर्मेचर की जरूरत होती है, ठीक है, यानी कि खुद का आर्मेचर है वही काफी है, वो बार बार क्या करेगा, खुद को एक्साइट कर देगा। समझ गए बेटा? ठीक है, समझ गए, बहुत सही। अब देखो बेटा, इसमें वाइंडिंग संयोजन के आधार पर बेटा इन्हें 3 भागों में बांटा जाता है। तो लिखो बेटा, फील्ड वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग संयोजन, संयोजन के आधार पर, आधार पर इसे कितने भागों में बांटा जाता है बेटा? इसे 3 भागों में, 3 भागों में बांटा जाता है। चलिए कौन कौन से आओ जानते हैं। तो पहला क्या होता है बेटा? पहला होता है नंबर 1 श्रेणी वाइंडिंग। नंबर 1 क्या है? श्रेणी जनित्र, ठीक है। दूसरा क्या है बेटा? दूसरा क्या है बेटा? शंट जनित्र। अब जो भी लिखाएंगे ना वो अब सब है सेपरेट, मतलब सेल्फ है ना, ध्यान रखना। तीसरा है कम्युलेटिव, तीसरा है कम्युलेटिव या कंपाउंड जनित्र, कंपाउंड, कंपाउंड जनित्र, ठीक है। ये 3 तरह के जनित्र होते हैं और फिर इन तीनों का भी पार्ट होता है, एक एक करके हम सारी चीजों को देखने की कोशिश करते हैं। बोलो समझ में आया? अब पहला जो हिस्सा आता है बेटा वो आता है आपका श्रेणी जनित्र, है ना। इसमें क्या होगा? कुछ नहीं, इसमें जो फील्ड होगी ना बेटा वो क्या होगी? आर्मेचर की सीरीज में होगी, है ना, ध्यान रखना। अब आओ, इसमें पहला क्या है बेटा आपका? फर्स्ट श्रेणी जनित्र, श्रेणी जनित्र। अच्छा, श्रेणी जनित्र पहला। अब जैसा कि नाम से ज्ञात हो रहा है श्रेणी जनित्र क्या होता है बेटा? तो इस प्रकार के जनित्र में फील्ड आर्मेचर तथा लोड के श्रेणी क्रम में होता है। तो इस प्रकार के, अभी बताता हूँ बेटा, डोंट वेरी, सब आसान हो जाएगा। तो इस प्रकार के जनित्र में, जनित्र में कौन सी बेटा? फील्ड, फील्ड आर्मेचर तथा, आर्मेचर तथा इसमें जो फील्ड होता है ना बेटा वो क्या होता है? आर्मेचर तथा लोड दोनों के श्रेणी में होता है। आर्मेचर तथा लोड, ये बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, लोड दोनों के, दोनों के बेटा कहाँ होता है? श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में होता है। आइए जानते हैं बेटा कैसे। आओ, तो देखो सबसे पहले आप क्या बनाओगे बेटा? आर्मेचर, ये आर्मेचर बना दिया, बना दिया आर्मेचर, बहुत सही। फील्ड, इसका फील्ड क्या है? ये रहा फील्ड, ये रहा फील्ड। अच्छा, ये फील्ड की विशेषता होती है अभी बताते हैं। और उसके साथ बेटा क्या लगा दिया आपने? लोड लगा दिया। तो ये मान लो आपका एक लोड है, ये क्या है बेटा? लोड है। बोलो समझ में आया? ठीक है। अब चूंकि ये जनित्र है तो ईजी उत्पन्न करेगा, है ना। और इसमें से धारा क्या है बेटा? आई ए आएगी, ठीक है। और यही धारा बेटा आई लोड में जाएगी, ठीक है। और ये आपका क्या है? आर एस ई। अब देखो बेटा, क्योंकि ये तीनों सीरीज में है तो बेटा इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? सीरीज जनित्र। बोलो समझ में आया? इसको क्या बोलोगे? सीरीज जनित्र। इस जनित्र की सबसे खूबसूरत बात यह है बेटा, जो आर्मेचर करंट है वही सीरीज की करंट है और वही लोड की करंट है। तो अतः, अतः इसमें क्या होता है बेटा? इस जनित्र में जो आर्मेचर धारा है वही मान किसका होता है बेटा? सीरीज धारा से। और वही धारा क्या होती है बेटा? लोड धारा के बराबर होती है, ठीक है। आर्मेचर धारा वही सीरीज के बराबर, वही लोड। यहाँ ऐसी मतलब सीरीज, आईएल मतलब लोड। बोलो समझ में आया? समझ में आया? अब बेटा एक चीज ध्यान रखना, ये जो वाइंडिंग होती है ना सीरीज फील्ड, इसके लिए कुछ विशेषता होती है। तो लिखो बेटा, श्रेणी जनित्र में, श्रेणी जनित्र में फील्ड वाइंडिंग की विशेषता, फील्ड वाइंडिंग की विशेषता। अच्छा, अब आप खुद ही बताओगे, देखना आप खुद ही बताओगे। मुझे बताओ, ये फील्ड इससे जुड़ी हुई है तो आप कभी ये चाहोगे कि इसके अंदर से धारा कम जाए? आप क्या चाहोगे? इसके अंदर से धारा ज्यादा से ज्यादा जाए, ठीक है। अब धारा जब ज्यादा जाएगी तो प्रतिरोध क्या होता है? कम होता है, ठीक है। हाँ, तो लिखो बेटा, हम क्या चाहते हैं? देखो सीरीज वाइंडिंग में क्या चाहते हैं हम? देखो सीरीज वाइंडिंग में क्या चाहते हैं हम? कि मेरा आई ए का मान क्या हो? ज्यादा से ज्यादा हो। ये आई कब ज्यादा होगी? जब आई एस मेरा क्या होगा? ज्यादा होगा। अब आई एस कब ज्यादा होगी बेटा? क्योंकि मुझे पता है आई बराबर क्या होता है? वी बटे में आर। ये आई बेटा तभी ज्यादा होगा जब आर का मान क्या होगा? कम होगा। बोलो समझ में आया? अतः, अतः, अतः बेटा जो फील्ड वाइंडिंग होती है ना, फील्ड वाइंडिंग कौन सी? सीरीज फील्ड वाइंडिंग। अतः सीरीज फील्ड वाइंडिंग, सीरीज फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध, वाइंडिंग का प्रतिरोध कैसा रखा जाता है बेटा? प्रतिरोध कम रखा जाता है, कम रखा जाता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि, क्योंकि कम प्रतिरोध होगा, कम प्रतिरोध होगा तो बेटा क्या होगा? धारा का मान अधिक होगा, धारा का मान ज्यादा होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान है। देखो इधर आओ, अब मुझे देखो आर का मान कैसा रखना है? कम रखना है, ठीक है। और आर बराबर क्या होता है? रो। ओहो, आर बराबर होता है रो एल अपॉन ए। अब देखो अगर आर का मान कम है तो एल का मान भी कम रखना पड़ेगा, बहुत सही। अगर आर का मान कम है तो मुझे ए ज्यादा रखना पड़ेगा। और ए मतलब क्या होता है? क्षेत्रफल, यानी कि मोटाई, यानी कि क्या समझे? ये जो सीरीज फील्ड होती है ना बेटा, सीरीज फील्ड, सीरीज फील्ड क्या होती है बेटा? मोटी होती है तथा, और टर्न कैसे होते हैं बेटा? एल मतलब टर्न, तथा टर्न कैसे होते हैं इसका? कम होते हैं, टर्न कम होते हैं, टर्न कम होते हैं। समझ में आया बेटा? हाँ, ये सारी इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, ध्यान में रखना। समझ में आया? समझ में आया? बहुत सही, ठीक है बेटा। इसके लिए एक विशेषता और है, देखो इस मशीन को या इस जनित्र को, इस जनित्र को क्या बेटा कभी भी भारहीन अवस्था में शुरू नहीं करना चाहिए। को कभी भी भारहीन, भारहीन यानी कि नो लोड स्थिति में शुरू नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए सब बताएंगे, डोंट वरी। भारहीन स्थिति में शुरू नहीं करना चाहिए, नहीं करना
चाहिए, ठीक है? अब वापस बनाओ बेटा एक बार जनित्र बनाओ इसको, ठीक है? ये लो, आपका क्या बनाया मैंने आर्मेचर बना दिया, ठीक है? अब आर्मेचर के बाद यहाँ पर मैंने फील्ड बना दी, कम टर्न, मोटी, ठीक है? और फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, लोड लगा दिया, क्या लगा दिया? लोड, ठीक? चलिए, बहुत सही, है ना? यहाँ से क्या उत्पन्न होगा बेटा, जनरेटर है तो ईजी उत्पन्न होगा और यहाँ से धारा जाएगी IA, है ना? और यहाँ क्या है RSC और ये क्या है लोड धारा यानी कि RL, क्या है बेटा RL और यहाँ से क्या निकलेगा IL। तो यहाँ से क्या निकलेगा बेटा, यहाँ से आप क्या समझे हैं कि मेरा IA बराबर क्या होता है बेटा, ISC बराबर क्या हो जाएगा IL। ये ध्यान रखना बेटा, कभी-कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछेगा तो आपको पता है कि भाई मेरे को आता है, डोंट वरी, ठीक है? समझ गए? बता दोगे? अब सवाल आता है इसका मान क्या होगा? तो देखो आसान है, बहुत आसान है। देखो, आपको चाहे IA का मान पूछे या किसी का पूछे तो IA बराबर देखो V बराबर क्या होता है, IR होता है कि नहीं, है ना? तो यहाँ से V बराबर IR, ओहो! V बराबर IR होता है कि नहीं? तो बेटा I बराबर क्या होता है, V बटे में R होता है। तो बेटा IA का या ISC का इनका मान क्या हो जाएगा, V बटे में RL। देखो जो यहाँ होगा ना मान वही होगा बेटा। तो IL का मान कितना हो जाएगा बेटा यहाँ से, V बटे में RL और यही मान बेटा ISC का भी होगा, यही IA का भी होगा। ठीक? समझ गए? समझ गए क्या? बिल्कुल समझ गए। बहुत अच्छे। अब देखो बेटा, जब EG को देखोगे ना बेटा तो इसके अंदर कुछ ना कुछ, क्योंकि हर चीज में देखो कुछ ना कुछ छोटा-छोटा प्रतिरोध होता है भैया। तो बेटा इसके अंदर मैं मान लेता हूँ RA मेरे पास क्या है, प्रतिरोध है। ये कौन सा प्रतिरोध है बेटा? आर्मेचर का प्रतिरोध है। प्रतिरोध किसका? आर्मेचर का। आर्मेचर का। तो देखो बेटा इसको ये भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे इसको? जो भी होगा वो इस जनरेटर के बराबर होगा, यानी कि मैं यहाँ से कह सकता हूँ EG बराबर। सबसे पहले तो इस आर्मेचर का खुद का ड्रॉप, तो वो कितना हो जाएगा बेटा, IA into RA। आर्मेचर का क्या होता हो जाएगा, IA into RA। बोलो समझ में आया? अब बेटा इस फील्ड में धारा ISC मान लो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या है बेटा, ISC, हालांकि दोनों तीनों का मान बराबर है लेकिन समझाने के लिए लिखना पड़ेगा मुझे, ISC into RSC, ठीक है? अब इसके बाद ये लोड में जा रही है करंट, तो लोड का कितना हो जाएगा बेटा, गौर करके देखो। तो मैं एक साथ मान लूं क्या, मान लो लोड का ड्रॉप है VT, है ना, है ना? तो बेटा यहाँ पे मैंने लिख लिया टर्मिनल वोल्टेज VT। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, जहां जहां बेटा VT क्या है आपका, VT क्या है, टर्मिनल वोल्ट था, तो टर्मिनल वोल्ट था। और बेटा VT का मान क्या हो जाएगा, VT का मान सिंपल सा हो जाएगा R लोड इंटू I लोड, बस खत्म। ठीक है? तो बेटा इस तरह से आपको एनालिसिस करने का पूछता है। अब आपको पूछेगा बेटा इसका विद्युत भार कितना होता है, ये पूछेगा। तो इसमें विद्युत भार यानी कि इसका विद्युत भार पूछता है। तो मुझे बताओ इसका भार, भाई आप कोई भी मशीन